दुश्मनी दाऊद और छोटा राजन की थी, लेकिन निशाना कोई और बना और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया वड़ा इडली। वो दाऊद की रीढ़ की हड्डी था, जिसके बिना जीना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। छोटा राजन को पता था कि अगर दाऊद के खिलाफ खड़ा होना है तो उसे अपना डर बरकरार रखना होगा। बड़े बड़े स्टार्स आज की तारीख में दुबई शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि भारत उनके लिए सेफ नहीं है। वो मेरी जिंदगी सिर्फ घर से मेरा जिम, जिम से स्टूडियो और घर ही रही थी। दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इंडिया। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज अंडरवर्ल्ड की दुनिया से एक ऐसी कहानी निकाल कर लाया हूं जो है तो छोटा राजन और दाऊद के दुश्मनी की कहानी, लेकिन दुबई में निशाना कोई और बना। दुबई आज की तारीख में चमचमाते टावरों, महंगी गाड़ियों और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाने वाला शहर है, लेकिन यह शहर तब भी उतना ही आबाद था। और इस आबाद शहर की एक सच्चाई ये भी है कि यहाँ कभी हिंदुस्तान के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम का सिक्का चलता था। दुबई उसके लिए वो सेफ हाउस बन गया था जहां उसको कोई छू नहीं सकता था, क्योंकि दाऊद वहां किसी अपराधी की तरह नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन की तरह रह रहा था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर दाऊद को दुबई छोड़कर पाकिस्तान क्यों भागना पड़ा? वैसे तो इसकी कई कहानी है, खासकर 93 में भारत पर हमला, लेकिन कहते हैं एक वजह छोटा राजन से उसकी दुश्मनी और मुंबई के गैंगवार का दुबई में पहुंच जाना था। अब दाऊद ने छोटा राजन को मारने की कोशिश तो कई की और छोटा ने दाऊद को भी। ये सब कहानी तो हजारों जगह फैली हुई है, लेकिन इन दोनों से जुड़ी और भी कई कहानी हैं जो कई बार दबी रह जाती है। तो आइए आपको एकदम शुरू से सुनाते हैं कहानी दाऊद के खिलाफ छोटा के ऑपरेशन वड़ा इडली। 1994 से 2000 के बीच छोटा राजन के शूटरों ने दाऊद के गैंग में उन गुर्गों को चुन चुन कर खत्म करना शुरू कर दिया जो 1993 के बम धमाकों में शामिल थे, ताकि उसने जो अपनी हिंदू डॉन वाली इमेज बनाई है उसे और भी दम मिले। लेकिन ये सब बस दाऊद से उसका पर्सनल बदला था। इधर राजन के हमलों से दाऊद गैंग में भी हलचल मच गई थी, लेकिन असली जंग तब शुरू हुई जब दाऊद ने छोटा राजन को खत्म करने के लिए अपने सबसे खतरनाक शूटर मुन्ना झिंगारा को बैंकॉक भेजा। मुन्ना झिंगारा और उसके शूटरों ने 15 सितंबर 2000 को बैंकॉक में छोटा राजन के ठिकाने पर हमला किया। गोलियां चली, खून बहा और छोटा राजन को भी उसमें गोली लगी, लेकिन किस्मत ने छोटा राजन का साथ दिया। वो खिड़की से कूदकर वहां से भागने में कामयाब हुआ। उनको लगा जो शूटर मारने गए थे छोटा राजन को कि वो खिड़की से गिरा है, इतने ऊपर से गोली भी लगी है तो उसकी मौत तो पक्की है, इसलिए वो चले जाते हैं, लेकिन छोटा राजन बच जाता है। लेकिन इस हमले में छोटा राजन का जो सबसे करीबी साथी होता है, आपने नाम सुना होगा कई बार, रोहित वर्मा, वो मारा जाता है। यह हमला छोटा राजन के लिए दोहरी चोट थी। एक तरफ छोटा राजन के जान पर बनाई थी और दूसरी तरफ उसके गैंग की ताकत को दाऊद के आगे कमजोर माना जाने लगा था, क्योंकि छोटा राजन पर दाऊद ने इतना बड़ा हमला किया था कि छोटा राजन को भागना पड़ा। लेकिन अंडरवर्ल्ड में डर ही तो सबसे बड़ा हथियार होता है ना। अगर एक बार किसी डॉन का खौफ खत्म हो गया ना, तो फिर उसका खेल खत्म समझो। छोटा राजन को पता था कि उसे अपना डर बरकरार रखना होगा और उसके लिए उसे एक जवाबी हमला करना था। ऐसा हमला जो दाऊद को एहसास करा दे कि छोटा राजन अभी भी जिंदा है और उतना ही खतरनाक भी है। अब तक ये कहानी आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, लेकिन असल खेल अब इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि अब छोटा राजन के निशाने पर ना सरस सेट्टी था, दाऊद का सबसे खास आदमी, जिसे अंडरवर्ल्ड में वड़ा इडली भी कहा जाता था। सेट्टी दुबई में बैठकर दाऊद का पूरा कारोबार संभालता था। उसने वहाँ होटल चैन भी खड़ी कर ली थी, नाइट क्लब भी खोल लिए थे और हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में अपनी जड़ें जमा ली थी। उसके होटलों में बॉलीवुड के स्टार्स से लेकर अंडरवर्ल्ड के बड़े नाम ठहरते थे। अब देखिए, ये जो सरस सेट्टी है ना, अगर वो मुंबई में होता तो वहाँ की सड़क पर कभी खुलेआम नहीं घूम सकता था, क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में इसका नाम भी मोस्ट वांटेड कैटेगरी में था। इस सरस सेट्टी के वजह से ही दाऊद रामानायक से अलग हुआ और उसे मौत के घाट भी उतरवाया गया। यहाँ तक कि दाऊद के मन में छोटा राजन के खिलाफ जहर घोलने वालों में से भी एक सरस सेट्टी ही था।
लेकिन यही क्रिमिनल दुबई सरकार के लिए कोई क्रिमिनल नहीं था, सिर्फ एक बिजनेसमैन था दाऊद की ही तरह। पर छोटा राजन के लिए वो दाऊद की रीढ़ की हड्डी था। समझ रहे हैं ना, रीढ़ की हड्डी, जिसके बिना जीना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है। हालांकि कहते हैं कि पहले दुबई में दाऊद को मारा जाना तय था, वहाँ के इंडिया क्लब में, जहाँ के मेंबर करोड़पति नहीं अरबपति होते हैं। कहते तो ये भी है कि दाऊद यहीं से सोने का भाव तय करता था या फिर उसके बिहाफ पर यह काम शरद शेट्टी करता था। दाऊद को खत्म करने के लिए वहीं क्लब के सामने बिल्डिंग में फ्लैट भी ले लिया गया था और टीवी के अंदर भरकर हथियार के पार्ट्स भी स्मगल किए गए थे दुबई में। लेकिन किसी वजह से यह प्लान बदल गया और दिशाने पर दाऊद की जगह शरद शेट्टी आ गया। लेकिन छोटा राजन को बदला तो लेना ही था, चाहे प्लान कुछ भी चेंज हो। दाऊद ना सही तो कोई और ही, इसलिए उसके रीढ़ की हड्डी को चुना गया, शरद शेट्टी को। तो इस काम के लिए छोटा राजन ने अपने 4 सबसे भरोसेमंद शूटर को दुबई भेजा। इन लोगों का काम था शरद शेट्टी की जो डेली शेड्यूल है, रूटीन है, उस पर नज़र रखना। वो कब घर से निकलता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है। जल्दी उन्हें सब पता चल गया, ये भी कि शरद शेट्टी हर शाम इंडिया क्लब नाम के जगह पर बिलियर्ड्स खेलने के लिए आता है। किसी तरह छोटा राजन के शूटरों ने भी इंडिया क्लब की मेंबरशिप ले ली। अब वो भी क्लब के अंदर जाने लगे और चुपचाप शेट्टी की हर हरकत पर ना नज़र रखते थे, उसे ऑब्जर्व करते थे। टेबल के किसी कोने में वो बैठ जाते थे और वहीं से वो शेट्टी के हरकतों को देखा करते थे। वो हर चीज़ देखते थे, कहाँ बैठा है, क्या पी रहा है, क्या खा रहा है, कौन सी गाड़ी से आता है, कहाँ पार्क करता है, किस वक्त अंदर जाता है। हर छोटी बड़ी बात को नोट किया गया। फिर ऑपरेशन को अंजाम देने का दिन तय हुआ और वो तारीख थी 19 जनवरी 2003। 19 जनवरी की शाम करीब 8 बजे, रात ही कह लीजिए इसे, शरद शेट्टी अपनी मर्सिडीज कार से इंडिया क्लब पहुंचा। उस दिन उसके साथ उसकी पत्नी और कुछ दोस्त भी वहां मौजूद थे। अंदर पहुंचते ही वो सीधे डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज उसके पीछे दुबई में इस अरबपतियों के क्लब में उसके पीछे उसकी मौत भी आ रही है। जैसे ही वो अंदर घुसा, छोटा राजन के 4 शूटरों ने उस पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। पहली गोली उसकी पीठ में लगी, बाकी 6 गोलियां उसके सिर में उतार दी गई। पल भर में ही शरद शेट्टी जमीन पर निढाल हो गया, लहूलुहान और बेजान। इस हमले से पूरे इंडिया क्लब में अफरा तफरी मच गई। भगदड़ में लोग इधर उधर भागने लगे। इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर कर दी। दुबई पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया और शहर में हर एग्जिट पॉइंट को सील कर दिया। दुबई पुलिस के लिए ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि दुबई हमेशा से सुरक्षित शहर माना जाता था। वहाँ इस तरह के गैंगवार के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन सरेआम हुए इस कत्ल ने दुबई पुलिस की साख पर बट्टा लगा दिया था। इसलिए अब उन्हें किसी भी हाल में कातिलों को पकड़ना था, ताकि दुबई पुलिस अपनी छवि को सुधार सके कि किसी ने गलत किया है तो वो बच के जा नहीं सकता है। फिर क्या, छोटा राजन के शूटरों ने भले ही दुबई से भागने के लिए पानी का जहाज का सहारा लेने की कोशिश की कि वहाँ से सीधे वो समुद्र के रास्ते भारत में आ जाएगा, लेकिन दुबई पुलिस को इस बात की भनक लग गई कि भागने के लिए, दुबई से भागने के लिए एयरपोर्ट से वो भाग नहीं सकते हैं। ऐसा कोई जो कहते हैं रोड रूट तो है नहीं, तो हो ना हो ये पानी के रास्ते से ही भागेंगे। और पुलिस को ये खबर लग जाती है और वो इससे पहले कि भागते छोटा राजन के शूटर्स, दुबई पुलिस वहाँ पहुँचकर उन्हें धर दबोचती है। जांच में पता चला कि इस हमले में 4 लोग शामिल थे, 3 भारतीय और 1 नेपाली। गौर कीजिएगा, भारतीय से कहना आम लोग नहीं है, ये सभी के सभी गैंगस्टर्स थे। तो उन्हें गिरफ्तार करने के बाद उनसे कड़ी पूछताछ हुई, जिसके बाद 2 और नाम सामने आए। कुछ ही दिनों के भीतर कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब दुबई में जो न्याय व्यवस्था है ना, वो भारत जैसे धीमी नहीं है और ना थी। वहाँ ऐसा कुछ नहीं था कि केस सालों साल तक चलेगा, कई साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक, और किसी दिन क्रिमिनल आज़ाद होकर नेता बन जाए। दुबई में बहुत ही तेज़ी से केस चलता था और फैसले भी जल्दी सुनाए जाते थे। उस वक्त भी सिर्फ 9 महीने बाद अक्टूबर 2003 में कोर्ट का फैसला आ गया और वो फैसला कुछ इस तरह से था। 4 मुख्य आरोपियों को मौत की सज़ा सुनाई गई। एक आरोपी को 9 साल की जेल हुई, एक को बरी कर दिया गया।
अब इस ऑपरेशन के बाद छोटा राजन ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि वो अब भी अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा खिलाड़ी है। उसने दाऊद को सीधा संदेश भेजा, एक तरह से डायरेक्ट मैसेज दिया कि अगर वो उसे मारने की कोशिश करेगा तो उसे भी ऐसे ही नुकसान उठाने पड़ेंगे। शरद शेट्टी की मौत दाऊद गैंग के लिए बड़ा झटका था। दुबई में उसका सबसे मजबूत आदमी मारा गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि लड़ाई यहीं खत्म हो गई थी। मुंबई का गैंग वार अब और भी घातक बन चुका था और ये जंग तब तक चलती रही जब तक एक एक करके पुराने अंडरवर्ल्ड के चेहरे मिटते नहीं गए। लेकिन इनके साथ ही दुबई में इन जैसे लोग वहाँ के पुलिस के रडार पर आ गए और धीरे धीरे उनका वहाँ से रहकर गैंग चलाना मुश्किल होने लगा। आज भी दुबई सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता है। खुद हनी सिंह भी लल्लन टॉप के इंटरव्यू में कहते हुए सुने गए कि भारत में उन्हें जान का खतरा है, इसलिए वो दुबई शिफ्ट हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि दुबई सबसे सेफ जगह है। तो मेरी ज़िंदगी सिर्फ घर से मेरा जिम से स्टूडियो और घर ही रही थी। दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इंडिया। पिछले कहानी में भी मैंने आपको बताया था जब उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से थ्रेट मिला था। मतलब दुबई तब भी सेफ था और आज भी है, और उसकी वजह है वहाँ के कड़े नियम, वहाँ की सरकार और पुलिस जो क्राइम और क्रिमिनल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखते हैं। बाकी भारत में तब भी गैंगवार हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं और जो हाल है आगे भी होते रहेंगे। बाकी दाऊद से जुड़ी आज ये एक ऐसी कहानी थी जिसके बारे में बातचीत बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली दाऊद की बात या फिर छोटा राजन की बात नहीं है। लेकिन ऐसी कई कहानी हैं जो कहीं ना कहीं इन सब से आपस में लिंक करती है। अभी पिछले दिनों चैनल पर मैं आपको ऐसी ही कहानियां सुना रहा हूं और आगे अंडरवर्ल्ड की मैं आपको ऐसी कई कहानी सुनाऊंगा, जैसे कि दिलीप बुआ की कहानी, माया डोलस की कहानी। ये लोग वो नाम हैं जिसे दाऊद ने ख़त्म करवा दिया, नहीं तो ये दाऊद से भी बड़े क्या पता बन जाते। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब के सब अपराधी थे, लेकिन इनकी जो कहानियां हैं इनके बारे में जानते रहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप आने वाले दिनों में ऐसे ही कई लोगों को देखते हैं। तो आपको जब हर कुछ पता रहता है तो आपके लिए हर चीज़ और भी ईजी हो जाता है, और आप जितना जानेंगे उतना ज़्यादा अवेयर रहेंगे, उतना ज़्यादा सतर्क रहेंगे, उतना ज़्यादा सावधान रहेंगे। आने वाले कहानी में आपको हम ये भी बताएंगे कि कैसे फिल्म और इन सभी चीज़ों और गैंगस्टर के लाइफ को देखकर प्रभावित नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके लाइफ पर क्या असर पड़ता है। बाकी आज की कहानी सुनने के बाद आपका क्या कहना है? क्या आपको भी यही लगता है कि भारत से ज़्यादा सेफ दुबई है? अगर है तो क्यों? अपनी राय जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही आपसे मिलता रहूँगा।